मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। ये बात आज से लगभग 70-80 साल पहले की है। एक ऐसा दौर जब वक्त घड़ी की सुइयों से नहीं बल्कि सूर्य की ढलती किरणें और पीतल के पत्तों पर छन कर आते चांदनी से नापा जाता था। उस जमाने में शहरों की भागदौड़ से सैकड़ों कोस दूर घने जंगल और अनपढ़ पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, चंदनपुर। चंदनपुर की कुल आबादी मुश्किल से 60 या 70 परिवारों की रही होगी। पूरा गांव मिट्टी के कच्चे मकानों, खरपैल की छतों और फूस के छप्परों से सजा हुआ था। भोर की पहली किरण जब गांव के पीछे बनी पहाड़ी को चूमती तो कच्ची गलियों से गाय भैंसों की कलों में बंधी घंटियों की छन छन सुनाई देने लगती। हवा में चूल्हे की सौंधी खुशबू, जलते हुए कंडे का धुआं और नीम के पत्तों की महक हमेशा घुली रहते थे। गांव का दायरा बहुत बड़ा नहीं था। उत्तर दिशा में एक विशाल तालाब था जिसे सब बूढ़ा पोखर कहते थे। पश्चिम दिशा में एक बीहड़ और घना जंगल था और जहां दिन के उजाले में भी परिंदे जाने से कतराते थे। और दक्षिण में गांव की सीमा खत्म होते ही शुरू होता था एक वीराना फैला हुआ शमशान घाट। चंदनपुर छोटा जरूर था पर यहाँ रहने वाले लोगों का दिल बहुत बड़ा था। गांव में कोई अमीर गरीब का बड़ा भेद नहीं था। अगर किसी एक के घर में शादी होती, पूरा गांव बारात के स्वागत में जुट जाता। अगर किसी के घर में विपदा आती तो चूल्हा पूरा गांव मिलकर जलाता। शाम ढलते ही गांव के बीचों बीच बने बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे पूरी चौपाल जमते थे। वृद्धजन अपनी हुक्के की घूंट के साथ किस्से कहानियां सुनाते थे। बच्चे गुल्ली डंडा खेलते और स्त्रियां कुएं पर पानी फेरते हुए सुख दुख बांटते थे। लेकिन इस सुखद और आत्मीय वातावरण के पीछे एक अनकहा डर भी छुपा था। जैसे ही सूरज ढलता और अंधेरा पांव पसारता, पूरा गांव अपनी अपनी किवाड़े बंद कर लेता। रात के सन्नाटे में बस झींगुरों की झंकार और शमशान की तरफ से आती हवाओं की सनसनाहट ही सुनाई देती। चंदनपुर की इस छोटी सी दुनिया के धूरे थे गांव के सरपंच ठाकुर रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह 60 साल की उम्र पार कर चुके थे, लेकिन उनकी तह किसी उखेड़े हुए बरगद के मजबूत थे। चौड़ी छाती, घनी सफ़ेद मूछें, आंखों में एक अनोखा तेज और सिर पर हमेशा बंधी रहने वाली लाल रंग की पगड़ी, यही उनका व्यवस्थित्व था। उनकी आवाज़ में एक ऐसा रोब था कि जब वो चौपाल में बोलते तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन इस रोबदार चेहरे के पीछे एक अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय इंसान बसता था। ठाकुर साहब के लिए पूरा चंदनपुर उनका परिवार था। गांव में चाहे खेत की मेड़ का विवाद हो या घर परिवार का झगड़ा, लोग पुलिस या अदालत जाने के बजाय सरपंच जी के पास ही आते थे। सरपंच जी का फैसला पत्थर की लकीर माना जाता था, क्योंकि वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते थे। सरपंच साहब की अपनी एक खास दिनचर्या थी। वो हर शाम को गांव का दौरा करते हैं, ये देखने के लिए कि किसके घर में चूल्हा जला है या नहीं, कोई बीमार तो नहीं। उनके पास एक बड़ी सी लालटेन हुआ करते थे, जिसे लेकर वो अंधेरा होने के बाद गांव की गलियों में घूमते थे। गांव के लोग उन्हें केवल एक नेता या मुखिया नहीं, बल्कि अपना संरक्षक और पिता तुल्य मानते थे। लेकिन सरपंच साहब के चेहरे पर एक चिंता की लकीर फैलाई थी। ये किसी ने शायद नोटिस नहीं किया था। वो चिंता थी गांव के दक्षिण में स्थित उस खौफनाक शमशान को लेकर, जिसके अतीत के कई भयानक रहस्य दफन थे। गांव के आखिरी छोर पर जहां से शमशान की राह शुरू होती थी, एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। यह घर था पवन का। पवन एक 22-23 साल का सीधा साधा मेहनती और स्वाभिमानी युवक था। पवन के सिर पर उसके पिता का साया बचपन से ही उठ गया था। उसके परिवार में केवल उसके वृद्ध और बीमार माँ थे।
पवन के घर की आर्थिक हालत बहुत ही बुरी थी। घर के नाम पर 2 कमरे की टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसकी छत बरसात की जगह से टपकने लगती थी। पवन की आजीविका एकमात्र साधन थी उसकी पुरानी बैलगाड़ी और उसके 2 बैल, धोलू और कालू। पवन का काम पास के जंगल से सूखी लकड़ियां काटना, उन्हें अपनी बैलगाड़ी में लादना और गांव और उसके पास के कस्बों में जाकर बेचना। कभी कभी जब गांव के किसी व्यक्ति को दूर अनाज या सामान भेजना होता तो पवन अपनी बैलगाड़ी के किराए पर ले लेता। दिन भर की कड़ी धूप में पसीना बहाने के बाद पवन को जो चंद सिक्के मिलते हैं वो उनसे अपनी माँ की दवाई और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम मुश्किल से कर पाता था। गांव की गरीबी के बावजूद पवन के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती। उसकी आंखों में एक मासूमियत, अपने काम के प्रति ईमानदारी और उसकी बैलगाड़ी के पहियों की किचर किचर की आवाज़, बैलों के गलों में बंधी घंटियों की मध्यम धुन, चंदनपुर की गलियों में पवन आने का पैगाम होती थी। गांव के सरपंच ठाकुर रघुनाथ सिंह की पवन को भी स्नेह करते थे। वो अक्सर पवन की मदद करने की कोशिश करते, पर पवन अपनी मेहनत की कमाई पर ही जीना पसंद करता था। दिन ढल चुका था, आसमान में सुर्ख लाल रंग की गहरे काले रंग के तब्दील हो रहा था। चंदनपुर पर अंधेरे की चादर बिछने लगी थी। उसी शाम गांव के जमींदार के यहाँ से पवन को एक ज़रूरी काम मिला। कस्बे की मंडी में लकड़ियों का एक भारी कट्टर तुरंत पहुंचाना था। किराया अच्छा मिल रहा था, इतना कि पवन अपनी माँ के लिए पूरे महीने की दवाइयाँ खरीद सकता था। पवन ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। लकड़ियों को बैलगाड़ी पर लादते रात के 9 बज गए। गांव में इतनी देर रात को कोई बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि कस्बे जाने का एकमात्र रास्ता उस खौफनाक शमशान के बिल्कुल बगल से होकर गुजरता था। पवन ने अपनी बैलगाड़ी को आगे पीतल की लालटेन टांग दी। लालटेन की पीली थरथराती लौ ने अंधेरे को थोड़ा पीछे धकेला। धोलू और कालू ने जैसे ही काम बढ़ाए, बैलगाड़ी की लकड़ी की चरमराहट और बैलों की घंटियां सन्नाटे में गूंजने लगी। माँ ने कांपते हाथों से पवन के माथे पर तिलक लगाया और कहा, बेटा पवन, आज रात बहुत भारी लग रही है। शमशान के पास से गुजरते वक्त राम का नाम लेते रहना, वहाँ रुकना मत। पवन ने मुस्कुराते हुए माँ के पैर छुए और कहा, चिंता मत करो माँ, लालटेन की रोशनी मेरे साथ है और बजरंगबली का नाम मेरे होठों पर। पवन बैलगाड़ी पर बैठ गए। एक हाथ में रास लगाम थी और दूसरे हाथ में लालटेन की रोशनी का सहारा। बैलगाड़ी धीरे धीरे गांव की सीमाओं को पार कर रहा था। उस सुनसान रास्ते पर बढ़ चली जहाँ केवल खौफ का राज था। समय ठीक आधी रात का था और चारों तरफ इतना घना अंधेरा था कि हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में एक अजीब सी बर्फीली ठंडक घुल गई थी। हवा चलने पर सूखी जड़ें आपस में रगड़ खाकर आवाज़ें निकाल रहे थे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पवन की बैलगाड़ी अब शमशान के मुहाने पर पहुंच चुकी थी। शमशान की जली हुई लकड़ियां, राख और अजीब सी गंध हवा में तैर रहे थे। अचानक धोलू और कालू रुक गए। बैलों ने अपने कान खड़े कर लिए और एक जोर जोर से हाँफने लगा। उनके गले की घंटियां थर्राने लगे थे। पवन ने रास खींची, चल धोलू, क्या हुआ कालू? पर बैल टस से मजने वो डर से कांप रहे थे। पवन ने लालटेन को ऊंचा उठाया। पीली रोशनी में शमशान के जलते हुए अंगारे दिखाई दिए, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। तभी माहौल का सन्नाटा एक खौफनाक आवाज़ में चीर उठा, जैसे कोई भारी कदमों से सूखे पत्तों को रौंदता हुआ आ रहा हो। पवन की छाती धड़कने लगी। उसने लालटेन की तेज लौ की और शमशान की एक पुरानी समाधि की तरफ देखा। वहाँ जो दृश्य था उसने पवन का शरीर से खून जमा दिया। एक विशालकाय भयानक आकृति समाधि के पीछे से बाहर निकल रही थी। उसका शरीर काले और पुराने कपड़े में लिपटा हुआ था। उसने ऊपर ताज़ा खून था और धब्बे थे। उसके हाथ से जंग लगा हुआ था और भारी खड़ासा कुल्हाड़ी था, लेकिन उसका सिर नहीं था। गर्दन की जगह केवल खौफनाक उबलता हुआ काला खून और धुआं निकल रहा था। वो था सरकटा शैतान। बिना सिर के वो आकृति पवन की ओर देख रही थी। यह एहसास पवन की आत्मा को कपा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बहुत डरा हुआ था। हवा में एक भयानक गर्जना गूंजी, जो किसी इंसान की नहीं बल्कि नर के किसी दरिंदे जैसी लग रहे थे। पवन के हाथ से लालटेन छूटते छूटते बची। बैल डर के मारे अपनी नाद तोड़ने की कोशिश करने लगे। सरकटा शैतान धीरे धीरे गड़ासे को ज़मीन पर घसीटते हुए पवन की बैलगाड़ी की ओर बढ़ने लगा। गड़ासे के पत्थर से टकराने पर चिंगारियां निकल रही थी। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला भाग। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो ज़रूर देखें इस कहानी का दूसरा भाग कल रात ठीक 8:30 बजे इसी चैनल पर।